नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। क्या लगभग साढ़े चार साल जो अशोक गहलोत सचिन पायलट की अदावत चली, जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में घमासान मचा रहा 2020 के वो जुलाई महीने से लेकर लगभग 2023 के अंत तक, क्या वो सारा उबाल राजस्थान की राजनीति में महज थ्योरी था? क्या कुछ भी जमीनी स्तर पर आरोप प्रत्यारोप जिस प्रकार के लगाए गए, जिस तरह से कहा गया कि बगावत करने पे उतारू थे, जिस तरह से करार दे दिया गया कि ये पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे सचिन पायलट, और जिस तरह से उनके गुट के नेताओं के ऊपर पैसा लेने का लांछन या आरोप या उसकी कोशिशों की बातचीत कही गई, क्या वो सारी की सारी एक व्यक्ति की दिमाग की उपज थी? क्या ये उसी व्यक्ति की थ्योरी थी जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा था? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो कोर्ट में फैसला दिया जा चुका है, उसके बाद अपने आप को जननायक के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले, इच्छुक माने जाने वाले नेता के मुंह से क्या कुछ शब्द निकले, वो सुनना महत्वपूर्ण है। वो सुनना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब सवाल पूछा गया इस बारे में कि आपका क्या कहना है, क्योंकि पहले तो आप कहते थे कि साजिश हुई थी, क्या आपने नहीं कहा कि 10 करोड़ ले लिए थे? क्या आपने नहीं कहा कि ये पार्टी के नेताओं को बरगलाने में या तोड़ने में या इस प्रकार की हरकतों में सचिन पायलट लगा हुआ था? क्या आपने नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? तो फिर अगर किया था तो जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो इस प्रकार से क्यों कह दिया आपने गहलोत साहब कि आपको अलग से बताऊंगा कमरे में इस बारे में? जब सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी तो सार्वजनिक तौर पर क्या आप इन सवालों को नहीं बताना चाहिए था कि ऐसा हुआ भी था या नहीं? सुनिए पहले क्या कहा अशोक गहलोत ने, किस प्रकार से दुर्घटना की बात कह रहे हैं, पर साफ तौर पर एक तरह से इन तीखे सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। सरकार बनने की साजिश के ऊपर तो आपका पहले स्टैंड था, अभी भी वही है। ये राजस्थान तक का सवाल था अशोक गहलोत से। तो उसके बाद में प्रैक्टिकल होता है, वो थ्योरेटिकल नहीं था, प्रैक्टिकल था। ये गलत क्या हमारे उनके कार्यक्रम प्रैक्टिकल बदल सकता है क्या? आप कह रहे हो कोई दुर्घटना हो गई है तो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। ये गहलोत साहब सवाल ये है, रोक दीजिए। कह रहे प्रैक्टिकल होता है, तो क्या प्रैक्टिकल में हुआ क्या था जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है? जो आरोप लगाया गया था, जिस तरह से सरकार गिराने का की कोशिश का आरोप लगाया गया था, जिस तरह से तमाम साजिश का आरोप लगाया गया था, अगर कोर्ट ही नहीं मान रहा कि इस प्रकार की कोई साजिश हुई थी, या फिर जिस तरह से अशोक गहलोत ने एक के बाद एक दावा किया कि विधायकों से अप्रोच किया जा रहा था, या फिर जिस तरह से उनके तब के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक तरह से अलेजेड कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है पत्रकारों को दी, और जिस तरह से कन्वे करवाया गया कि यह पूरी साजिश का हिस्सा है कि सचिन पायलट विधायकों को लेकर मानेसर चले गए हैं, सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है, सचिन पायलट सरकार को गिरवाना चाह रहे हैं या गिराना चाह रहे हैं, जबकि सचिन पायलट ने तो साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड कहा कि उनकी मंशा कतई नहीं थी कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार गिराई जाए। उनकी मंशा नेतृत्व परिवर्तन करवाने के वो इच्छुक थे, और इसीलिए वो पूरी कवायद जिस तरह से वो विधायकों को लेकर गए, जिस तरह से तमाम वो नेता जो उनके साथ में खड़े हुए दिख रहे थे उस समय में, वो नेता जो मानेसर के होटल में हो या दिल्ली में हो या कहीं और उनके साथ में मौजूद थे, उनके पीछे की मंशा इतनी थी कि राजस्थान में उनका यह मानना था कि सचिन पायलट ज्यादा डिजर्व कर रहे थे उस समय मुख्यमंत्री का पद, और इस वजह से वो इस कवायद में लग गए कि पार्टी नेतृत्व को इस बारे में कन्विंस करवा पाए कि वो
राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, उसको करीबी तौर पर देखें और नेतृत्व परिवर्तन की तरफ उनकी बात को कम से कम सुना जाए। देखिए, मैंने वो प्रकरण जो है वो बड़े करीबी तौर पर कवर किया है। जिस तरह से फेयरमाउंट होटल में कई दिनों तक विधायक बंद रहे, जिस तरह से अशोक गहलोत होटल से बाहर आने के बाद गाड़ी की जो अगला हिस्सा होता है, उसके जो साइड का है, उस पर चढ़कर एक तरह से डिक्लेयर कर दिया कि यह नकारा था, निकम्मा था, पार्टी में तोड़ करवाने में लगा रहता था, और जिस तरह से शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये अगर आप मानकर चल रहे हैं गहलोत साहब कि ये इतिहास का भूत है और इसको एक कमरे में आप बंद कर देंगे, तो ये इतनी जल्दी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला वाकया है नहीं, क्योंकि ये बार बार आपके सामने आएगा, बार बार आपसे इस बारे में सवाल किए जाएंगे, और अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में ये वो कड़वा सच है जो कि इतनी जल्दी इतिहास के पन्नों में दफन नहीं होने वाला है, क्योंकि न केवल वो 2020 से चली आ रही राजनीति है, पर भविष्य की भी जो पृष्ठभूमि है वो उन्हीं पन्नों में तय होनी है। और उसी वजह से आज सचिन पायलट का जिस तरह से कद बढ़ा है, जिस तरह से बिहार में हो या छत्तीसगढ़ में हो, जिस तरह से वो अग्रिम पंक्ति के नेताओं में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, तमाम जो बड़े नेता हैं और गांधी परिवार के बाहर के जो नेता हैं आज की तारीख में कांग्रेस में, उनमें सचिन पायलट का जो नाम है वो अग्रिम पंक्ति में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और उसका बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार को अब ये लगता है कि जितना विश्वास उन्होंने अशोक गहलोत में जताया, जितना ट्रस्ट उन्होंने उनमें दिखाया, जिस तरह से उन्होंने एक इच्छा जताई कि वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ें, और शायद कहीं ना कहीं वो देखना भी चाहते थे अशोक गहलोत को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनका मोह भंग जो नहीं हुआ, उसने पार्टी को कहीं ना कहीं राजस्थान में ले डूबा। और राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की जो करारी हार, जब जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं 25 साल में, हर बार चुनाव में जब हुआ है, अगली बार 2023 का चुनाव हो या फिर 2013 का या उससे पहले भी, हर बार कांग्रेस में गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस को वो हार चखनी पड़ी है। और कांग्रेस अब ये कहीं ना कहीं समझ गई है कि जो इतिहास है उसका वो नेता अशोक गहलोत है, और जो भविष्य है उसका कांग्रेस का नेता सचिन पायलट है। और ये साफ तौर पर कांग्रेस को समझ में आने लग गया है, कांग्रेस के नेताओं को समझ में आने लग गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत ने की, उसमें एक जगह उन्होंने अपने उनके बगल में इंदिरा मीना बैठी हुई थी, नरेश मीणा को लेकर वो ट्वीट कर चुके हैं। हालांकि नरेश मीणा को लेकर ये साफ तौर पर अब कहा जा रहा था कि नरेश मीणा को जेल भेजने वाले जब कांग्रेस के कार्यकाल में गए, वो कहीं ना कहीं इसमें क्या राजनीतिक पहल थी अशोक गहलोत की, वो नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट के वो ज्यादा करीब आए क्या, ये सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि नरेश मीणा की जो राजनीति रही है, नरेश मीणा एक समय में सचिन पायलट के बेहद करीबी रहे हैं, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, और जो कुछ भी उसके बाद हुआ, जिस तरह से उनको समरावता थप्पड़ प्रकरण में जेल जाना पड़ा, और जिसके बाद भी कई बार उनको पुलिस का सामना करना पड़ा, या जिस तरह से वो पहुंचे झालावाड़ में, वहां पर वो हॉस्पिटल में पहुंचे, और जो कुछ भी वहां पर हुआ, पर क्या अशोक गहलोत नरेश मीणा से संवेदना जताकर जो कुछ भी इतिहास में हुआ उस पर पानी फेर सकते हैं? क्या लोग इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था नरेश मीणा के साथ? मुझे ऐसा लगता नहीं कि लोग कोई बहुत जल्दी इन राजनीतिक जो हलचल पिछले अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुई थी, भले ही वो नरेश मीणा को लेकर हो या फिर सचिन पायलट को लेकर हो, वो भूलने वाले हैं। साफ तौर पर अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि जो प्रकरण इतिहास में हो चुका, जिस तरह से उन्होंने ये दावे किए कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें की जा रही थी, पर जब उनसे सवाल किए गए इस बारे में, तो कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब से वो कन्नी काटते हुए साफ तौर पर नजर आए। अगर सही में साजिश हुई थी, अगर सही में उनकी सरकार को इतना बड़ा खतरा था,
तो कम से कम सार्वजनिक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने बुलाई है और अगर किसी जुझारू पत्रकार ने उसको लेकर सवाल पूछा है तो अलग से उनको जवाब देने की प्रस्ताव देने की बजाय आपको सार्वजनिक मंच पर ही उसका जवाब देना चाहिए था। और जिस तरह से न केवल वो पत्रकार पर जो आपके ओएसडी रहे हैं लोकेश शर्मा ने क्या कुछ ट्वीट किया है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकेश शर्मा बेहद करीबी एक समय में अशोक गहलोत के रहे थे। मैं उनको पहली बार शायद 2012 में जोधपुर में मिला था। और देखिए क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में लोकेश शर्मा ने लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, एक तो उन्होंने उनको कोट किया है, नई नई पत्रकार बनी हो तुम समझती हो क्या, आना मेरे पास, मैं अपने बैठेंगे अलग से, सारा मामला समझा दूंगा। ये अशोक गहलोत को उन्होंने कोट किया है। सरकार गिराने के दावों में जरा भी दम या सच्चाई होती और कोई सबूत होते तो इस सवाल का जवाब होता और सार्वजनिक रूप से देते। जिस सवाल को पत्रकार ने पूछा उसका जवाब देने के बजाय इधर उधर की बात कर टाल दिया। लगता है कानून की समझ गहलोत जी को काफी ज्यादा है, इसलिए कह रहे हैं केस पर एफआर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी एसओजी ने सरकार गिराने वाले मामले को एफआर लगाकर बंद क्यों किया? इस मामले में केस तो आपने भी राजद्रोह का करवाया था। आपने आज तक जवाब नहीं दिया कि फोन टैप किसने करवाया, जो ऑडियो सर्कुलेट करने के लिए पेन, इसकी अगली जो स्लाइड है वो आप, तो इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है कि सवाल का जवाब जो है वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने सार्वजनिक मंच से देने की बजाय इधर उधर की बात कर टाल दिया। और एसओजी की जो एफआर की जो बात है उसका भी उन्होंने इसमें मेंशन किया है। तो जैसा मैंने कहा कि साफ तौर पर अशोक गहलोत कन्नी काटते हुए नजर आए। जब राजस्थान तक ने भी उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने दुर्घटना की बात कह दी, थ्योरी की बात कह दी, प्रैक्टिकल की बात कह दी, पर जो अहम मुद्दे की बात है कि अगर साजिश हुई है तो क्या कोर्ट के फैसले को वो चैलेंज करेंगे? क्या जिस तरह से किरकरी कह लीजिए या फिर अशोक गहलोत के दावों को उल्टा पड़ते हुए देखा गया, उसके बाद क्या अशोक गहलोत को माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में, भले ही ऊपरी सतह पर कांग्रेस के ये बड़े नेता कुछ भी कहें, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा अगर आज की तारीख में ये कहते भी हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई मनमुटाव नहीं है, पर ये इतिहास का जो जिन कह लीजिए या फिर इतिहास का भूत कह लीजिए या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज वो कड़वी सच्चाई कह लीजिए, ये बार बार सामने आनी है। ये बार बार दावे जो है वो कहीं ना कहीं कचोटेंगे, ना केवल अशोक गहलोत को पर शायद सचिन पायलट को भी, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ कहा गया, कोई भी आम आदमी भी वो बातें सुनकर कभी ना कभी शायद विचलित हो जाए। सचिन पायलट तो नेता थे और ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी के लिए सालों दिए, पार्टी के लिए पुलिस के डंडों का सामना किया, पार्टी के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, और उन सब के बावजूद जिस तरह से पार्टी के अंदर उनके नेता, जिनको वो नेता मानते थे, और मुख्यमंत्री ने उनके साथ व्यवहार किया, वो कहीं ना कहीं उनके मन को विचलित, दुख और कचोटने वाला बेशक उस समय में रहा। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा का दौरा करना है 25 तारीख को। उससे पहले जिस तरह से अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है और बड़े सवाल उठाए हैं, वो सवाल, मेरा मानना है कि अशोक गहलोत ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सही सवाल, सही तर्कसंगत सवाल अगर उठाए तो वो सबसे ज्यादा ये सवाल था कि कन्हैया लाल के मामले में अभी तक आरोपियों को सजा क्यों नहीं हुई। मुझे वो समय याद है, मैं उदयपुर में मौजूद था, जिस तरह से एक फ्रेंजीड मॉब मेंटालिटी वहां पर पैदा हो गई थी, जिस तरह से एनआईए को केस हैंडओवर करने में जरा भी देरी नहीं की गई थी, जिस तरह से एक माहौल बनाया गया कि जो परिवार है उसको केवल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। हालांकि सच्चाई ये थी कि सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की गई थी। उनके परिवार से मैं मिला भी था। जो
जघन्य हत्या हुई थी उसके काफी समय बाद भी मिला था, और तब भी उन्होंने दावा साफ तौर पर कहा था कि उनको सरकार से मुआवजा मिला है 50 लाख का। पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो एनआईए, जो केंद्रीय एजेंसी मानी जाती है, उसकी तरफ से जांच में देरी हो रही है? क्या वो बीजेपी जो अपने राष्ट्रवाद का दावा करते हुए थकती नहीं है, क्या वो ये बताएगी कि कन्हैया लाल के मामले में जिस तरह की बातें उसने कही, उसके बावजूद अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में पूरी नहीं हो पाई है? क्यों कन्हैया लाल के हत्या के वो आरोपी, जिनका वीडियो तक सामने आया था, जो कि खुद आरोपी के द्वारा बनाया गया था, उसके होने के बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में कार्यवाही अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है? अशोक गहलोत ने दावा किया है कि जो आरोपी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनको बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया से उनका मतलब था, जो कि राजस्थान के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उनके साथ उनकी फोटो है। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी अन्य केस में वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे तो बीजेपी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा कॉल करके या पुलिस को अप्रोच करके ये कहा गया था कि आप इनको छोड़िए। और कहीं ना कहीं जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता है इसलिए इनको अभी तक सजा नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि आप खुद समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात से अशोक गहलोत ये कन्वे करवाना चाह रहे थे शायद कि बीजेपी के कार्यकर्ता होने के वजह से उनको अभी तक इस पूरे मामले में सजा नहीं मिली है। पर अगर नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं तो उनको इस बारे में बात करनी चाहिए। उनको अपने संबोधन के दौरान बोलना चाहिए कि कन्हैया लाल पूरे के मामले में अभी तक आरोपियों को सजा क्यों नहीं मिली है। ये बड़ा मामला रहा है जिसने राजस्थान की राजनीति को कहीं ना कहीं हिला के रख दिया, जिसने जिस तरह से राजस्थान की राजनीति एक तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ इस मामले की वजह से बढ़ सकती थी जबरदस्त तरीके से, उसको तब की सरकार ने की कोशिशों की वजह से कुछ हद तक वो नहीं होने दिया गया, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तब की सरकार को दिया जाना चाहिए। पर मेरा यह मानना है कि जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर बवाल काटा था, उसको अब इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्यों कन्हैया लाल की हत्याकांड के मामले में अभी तक सजा आरोपियों को नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस पूरे मामले में 3 महीने के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। यह भी कह दिया गया है कि तब तक जो हाई कोर्ट की एकल बेंच का फैसला आया था वो वैसा रहेगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इससे वो अभ्यर्थी जिन्होंने ईमानदारी बरती थी या फिर जिन्होंने जो चाहते थे कि आरएएस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा से वो होनी चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं खुशी है। तो दूसरी तरफ जो वो लोग हैं जिनका ये कहना था कि उन्होंने ईमानदारी के साथ पेपर देकर या ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के बाद उसमें उत्तीर्ण हुए थे और उसके बाद उनको नौकरी मिली थी, कहीं ना कहीं वो इससे शायद विचलित है। पर इस पूरे मामले को लेकर भजनलाल शर्मा की सरकार की जितनी किरकिरी हुई है, क्यों भजनलाल शर्मा की सरकार एक साफ गोई जो उसको बरतनी चाहिए थी वो इसमें नहीं बरती है। कोर्ट के अंदर उन्होंने ये दावा किया था कि ये भर्ती प्रक्रिया, जब हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस समीर जैन के सामने मामला था तो उन्होंने सब कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद ये दावा किया था इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। पर जब फैसला आ गया रद्द होने का तो कहीं ना कहीं उसकी श्रेय लेने की कोशिश भी की गई। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जा चुका है, भजनलाल शर्मा की सरकार को कम से कम अब साफ कर देना चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक तौर पर उसका क्या रुख है, क्या वो इस बारे में सोचती है और क्या वो एसआई भर्ती प्रक्रिया को फिर से करवाने के पक्ष में है भी या नहीं। इससे न केवल वो हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है या उन लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है जिन्होंने 2021 में अपनी मेहनत, अपनी पूरी कोशिशों से
इस पेपर को अटेम्प्ट किया था, पर उनके परिवारों का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। सोच के देखिए, जिनका भविष्य इस वजह से अधर में लटक जाए क्योंकि पूरी प्रक्रिया पर एक तरह से दूषित होने के आरोप लग रहे हैं, उस पर आरोप लग रहे हैं कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है, और उसके बाद जिस तरह से अब माहौल पैदा हो रहा है, उन बच्चों पर, उन अभ्यर्थियों पर कम से कम सरकार को इस संशय की स्थिति को, इस कंफ्यूजन की स्थिति को और ज्यादा समय तक बने नहीं रहने देना चाहिए। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद।